हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। क्या आप लोग मुझे सुन देख पा रहे हैं बालकों? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो 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 बालक्स, छोटे मोटे बालक्स, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बालक्स, अरे ओ बालक्स, क्या हाल चाल है बालक्स? क्या हाल चाल है बालक्स? ये क्या बात हुई सर? नॉर्मली रोज क्लास की पीपीटी खोलते हो, आज कैलेंडर खोल दिए। ये क्या बात हुई? आते संग कैलेंडर खोल दिए। ये क्या बात हुई सर? आज हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे? कुछ बताने के लिए खोला है? आओ जल्दी जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे लोग। कुछ बताने के लिए कैलेंडर खोला है। आओ आओ सांभा, आओ। फोन में वॉल्केनो फट रहा है क्या? ये क्या होता? आ समझो सर, आपका जो मैराथन का ट्रेजेक्ट्री है वो बताने के लिए कैलेंडर खोला है, ठीक है। अप्रैल 1 को, 1 ऑफ अप्रैल को आपका कॉर्पोरेट लॉ का मैराथन होगा, ठीक है। 12 बजे दोपहर से ये मैराथन शुरू होगा, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ का पूरा 60 मार्क्स लाइव करेंगे। 12 बजे स्टार्टिंग टाइम है, खत्म टाइम क्या है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम है 12 बजे, खत्म होने का क्या टाइम होगा उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ स्टार्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक पेज लगा लेते हैं, पेज लगा के समझा देते हैं, ठीक है। सिर्फ स्टार्ट होने का टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, तो भैया 1 अप्रैल को आपका है सर कॉर्पोरेट लॉ का मैराथन, ठीक है। 12 PM ऑनवर्ड्स लिंक वगैरह सब कल बन जाएंगे, ये आज ही मैंने सोचा है सुबह सुबह, ठीक है। 60 मार्क्स का यहां पर आपका ये 12 बजे शुरू होगा, खत्म कब होगा कोई ठीक नहीं, बस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और ये पूरा लाइव होगा। उसके बाद 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 ऑफ अप्रैल को, 5 अप्रैल को आपका फिर शाम दोपहर में 12 बजे फिर से लाइव मैराथन है। अब क्या चीज का है सर? अब है अदर लॉस का, जो बाकी के 40 नंबर का है, ठीक है। जिसमें LLP, फेमा, जनरल क्लॉजेस और ये सारे एक्ट होंगे। तो ये हो गया 1 अप्रैल, ये हो गया 5 अप्रैल। उसके बाद ये भी 12 बजे, उसके बाद 13 तारीख को 12 बजे होगा आपका 100 मार्क्स फुल सिलेबस कॉर्पोरेट लॉ का टेस्ट, ठीक है। जैसे ICI पैटर्न पर होता है 100 मार्क्स का, मतलब वो वैसे तो 120 का ही होगा, मतलब वो केस स्टडी वेस स्टडी सारे ऑप्शंस के साथ। तो ये होने वाला है आपका पूरा का पूरा ट्रेजेक्ट्री। ऑब्वियसली ये इवैल्यूएटेड वाला होगा, ठीक है। ये इवैल्यूएटेड वाला होगा, दैट इज कॉमन सेंस, ठीक है। ये इवैल्यूएटेड वाला होगा। ये है हमारी ट्रेजेक्ट्री फॉर कॉर्पोरेट लॉ। 13th को टेस्ट, 1 तारीख को फुल सिलेबस मैराथन, 5 तारीख को उसका दूसरा पार्ट, आपको 1 हफ्ता दिया जाएगा सेल्फ रिवीजन के लिए, और उसके बाद 13 तारीख को आपका लाइव टेस्ट होगा। ये ट्रेजेक्ट्री है हमारी फॉर कॉर्पोरेट लॉ फॉर मे। अच्छा, जो टेस्ट वाला है ना, वो मई और सितंबर वाले दोनों दे सकते हैं। वैसे अगर सितंबर वाले चाहें तो वो बाद में भी दे सकते हैं, उनका कोई वो नहीं, उनके टाइम में तो उनका टेस्ट होगा ही।
तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है उनको टेस्ट देना, बट एटलीस्ट मैराथन अपना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेजेक्ट्री होने वाली है, तो ये याद रखिएगा ये डेट्स। हालांकि कल तक मोस्ट प्रॉब्ली लिंक्स वगैरह बनी जाएंगे, तो फिर हम शेयर भी कर देंगे। अभी चलिए आइए इसमें आते हैं। थोड़ी देर में फोन करता हूँ, क्लास में हूँ, 1 घंटा में कॉल करता हूँ, घंटा भर में घर जा आराम से। अभी तूने अपना डीएनडी पे रखा है क्या फोन? हाँ ठीक है, फोन करता हूँ घंटा भर में। बाय। आना, कैसा डीएनडी के फोन तो आ ही गया। चलो अब आते हैं यहां पर, हम लोग ने कौन सा लास्ट में किया था, आई थिंक 21 वाला लास्ट था ना, बुलक वाला, बुलक है ना, या हम लोग पीछे से कर रहे थे तो वही कंटिन्यू कर लेते हैं, या आगे से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ 22 से शुरू करना है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, क्वेश्चन 39 से। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके ओके 39 से। चलो ठीक है, आ जाओ। क्या बोलता है क्वेश्चन? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ इंडिया द प्रपोज ड्राफ्ट ऑफ रूल्स फर्दर टू अमेंड सर्टेन, अरे क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, certain rules related to Companies Act 2013. The MCA has made some modification in the draft rules already published. In light of the provisions of the General Clauses Act, answer the following. मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है कानून कैसे बनता है वो बताओ। बेसिकली ये पूछ रहा है कानून कैसे बनाओ, कैसे बनता है ये बताओ। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है चलो बता देते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, जहां पर बेसिकली आपको बताना है कि जो चीजें की गई हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करते ही खत्म हो जाएगा वैसा क्वेश्चन है, तो ज्यादा जान नहीं है क्वेश्चन में, डिस्कस करते ही खत्म हो जाएगा। आ जाओ, सबसे पहला, इज द एमसीए रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड रूल? द आंसर इज यस। सर एमसीए को कोई भी रूल्स इससे पहले पब्लिक पर एप्लीकेबल हो वो ड्राफ्ट की तरह प्रेजेंट करने ही पड़ते हैं उन लोगों को जिनको ये अप्लाई करते हैं। ये एमसीए के ऊपर गाइडलाइन होती हैं, उन्हें करना ही पड़ता है। सो इज इट रिक्वायर्ड बाय एमसीए टू पब्लिश अ ड्राफ्ट फॉर प्रपोज्ड रूल्स? द आंसर इज यस, करना ही पड़ेगा, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। दे विल हैव टू। इतना ऐड क्यों आता है यार, समझ में नहीं आता। सबको वीडियो लाइक कर देना यार, ठीक है। इन केस ऑफ एनी इरेगुलरिटी इन पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट कैन इट बी क्वेश्चनड? ठीक है सर, देखो इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ठीक है, आप अपने बोलते ना अपनी प्रिजम्पशंस रेज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी दिक्कत बता जरूर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, मतलब यू कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू द फैक्ट व्हाट इज पब्लिश्ड इन द ड्राफ्ट, बट यू कैन गिव वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। इज एमसीए एंटाइटल्ड टू मेक सुटेबल चेंजेस इन द ड्राफ्ट? यस सर, क्योंकि वो तो ड्राफ्ट ही है ना, वो अभी फाइनल कानून थोड़ी ना बना है, तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार उसमें ड्राफ्ट में चेंजेस रेकमेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे जब मैं अब ये डेट्स जो मैंने सिलेक्ट की, ये डेट्स को मैं सिलेक्ट करने से पहले ये चीज देखना चाहता था कि बच्चों की कम से कम क्लास इंपैक्ट हो। ठीक है, तो मैंने देखा कि जनरली 1 जनवरी के दिन, 1 अप्रैल के दिन तो कोई क्लास किसी की होती नहीं है, तो 1 अप्रैल को सबको छुट्टी दे देता है, तो मैंने वो दिन रखा। फिर मैंने देखा कि सैटरडे को जनरली वर्कलोड थोड़ा कम रहता है, संडे को है लंबा खींचेंगे बच्चों को, संडे को रेस्ट मिल जाएगा, तो मैंने सैटरडे कर लिया। तो इससे पहले मैं डेट डिसाइड करता, इट वाज अ रफ ड्राफ्ट, बट अब क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, इट इज ऑलरेडी इन द फेयर। बोलो, इज इट क्लियर सर? ओके, नेक्स्ट, इज इट नेसेसरी to republish the rules in the amended form when the changes made are ancillary to the earlier draft? अब पूछता क्या है, मान लीजिए हमने पहली बार ड्राफ्ट निकाला, उसमें कुछ रूल्स दिए, ठीक है,
आपने उन रूल्स पर अपने चेंजेस के सजेशन दिए, ठीक है, चेंजेस के सजेशन दिए जो बहुत ही माइन्यूट थे, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट थे। अब मैंने वो सजेशंस इंप्लीमेंट कर दिए, तो क्या मेरे को वापस से ड्राफ्ट रिपब्लिश करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। लेकिन अगर वो ऐसे सजेशन होते जो रूल्स को ही बदल के रख देते, तब मेरे को क्या वापस करना पड़ता? द आंसर इज यस। बट क्योंकि वो माइन्यूट थे, इसलिए दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ी। आंसर इज नो। बोलो, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? 39। 40 मैंने होमवर्क दिया था ना, 40 मैंने होमवर्क दिया था, 40 मैंने होमवर्क दिया था, है ना? 40 मैंने होमवर्क दिया था ना। इसके पिछले वाले पोर्शन के सारे हो गए क्या? हाँ, हम्म। 49 हो गया है, 48 हो गया है, 47 हो गया है, 46 हो गया है, 45 एक बार देखना तो, इस पे टिक नहीं किया हुआ, एक बार देख लें। नीलू चंद्रा वॉज द डायरेक्टर इन लड्डू स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड। हाय क्या मीठी है। Once, while dealing with the supplier of raw material for the company, she agreed to get some secret commission from the supplier. छी 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 छी। नाम लड्डू और काम ऐसे गंदे गंदे। For making the deal. Afterwards, on finding the fact, the company had filed the suit against Mrs. Neelu Chandra. She contended that Section 166 of the Companies Act provides that a director of the company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to his relative, partner or associate, and if such director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to the gain of the company. She contended, भाई भाई भाई, ये वही वाला है। मे वाले बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो पहली क्लास में मैं तमन्ना लिमिटेड के बारे में बताता हूं आज की रात। She contended that section 166 is applicable to the male director only. She, being female, will not be held liable. In the light of the provisions of the General Clauses Act, decide whether she is bound by the provisions of section 160C. इसमें आता है, अरे सब करा देंगे अनुष्का दीदी, सब करा देंगे, तुम टेंशन मत लो। अभी सब देख के सब करा देंगे, तुम बस कुछ मत करो, हम सब करा देंगे, तुम टेंशन मत लो। मेरा एग्जाम है ना इंटरमीडिएट का, सब करा देंगे, आप टेंशन मत लो। एक था सर सेक्शन नंबर 13, ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट का, दैट मैस्कुलाइन जेंडर शैल इंक्लूड फेमिनाइन जेंडर वेर एवर इट इज अप्रोप्रिएट एंड नॉट रिडंडेंट। आओ सर, सब करा देंगे, आप टेंशन मत लो। तुम पढ़ो ना पढ़ो अनुष्का, हम पढ़ाएंगे। तुम पढ़ो ना पढ़ो, क्योंकि एग्जाम मेरा है अनुष्का, ठीक है, मेरा एग्जाम है, मेरा सीए इंटर है मे में, तुम टेंशन मत लो। अपने एग्जाम के लिए मैं पढ़ूंगा, प्रोविजन तुम मत पढ़ो, बस टेंशन मत लो तुम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, आलसी औरत, जनरल क्लॉजेज एक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट, the mention of masculine gender includes feminine gender unless such representation is irrelevant or
inaccurate with respect to the interpretation of the with respect to the interpretation of the टेंशन मत लो अनुष्का 46 भी करेंगे 50 भी करेंगे 52 भी करेंगे दोबारा से पढ़ेंगे एग्जाम भी देंगे लेकिन तुम इंतजार में ही रहोगी कि तुम हो आलसी आइए अब लास्ट क्वेश्चन वेदर शी इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 166 the provisions of section 166 of section 166 requires the provision of section 166 requires the act to be followed in the best interest of corporate management. The reference to the director includes female director as well. Therefore, वो दीदी का नाम क्या था? वो दीदी का नाम नीलू चंद्र. Therefore, Mrs. नीलू चंद्र is also liable. ठीक है चलो नेक्स्ट आइए मिस्टर नीलू चंद्रा मिस नीलू चंद्रा इज ऑल्सो लायबल चिलू 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 रचित वाला तो कर दिया था ना टैक्स डिपार्टमेंट सर्टेन पीरियड हाँ अच्छा अब यहां पर कहानी क्या थी वैसे तो ये 2023 का और जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे उस लिमिट के बाहर है लेकिन फिर भी जस्ट बता देते हैं जैसे यहां पर जो अविनाश है ठीक है वो की मैनेजरियल पर्सन है मून प्राइवेट लिमिटेड का मून फार्मा प्राइवेट कितना ऐड आता है भाई मून फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का ठीक है और उसने सब्सटैंशियल ओनरशिप स्टेक है एक्स लिमिटेड में 55% वाई लिमिटेड में 60% एंड जेड लिमिटेड में 65 55 60 65 मिस्टर अविनाश has expressed his desire to expand his role as a whole time director to encompass both X limited and Y limited वो बोला कि भैया हम होल टाइम डायरेक्टर बनेंगे X के भी बनेंगे Y के भी बनेंगे डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट क्या उसकी अपॉइंटमेंट सही है सर एक्चुअली सुनिएगा जो सेक्शन 203 है ना कंपनीज एक्ट का ठीक है वो ये बोलता है कि जो होल टाइम डायरेक्टर है वो किसी एक ठीक है किसी एक कंपनी में ठीक है एक्सेप्ट इस सब्सिडरी पोजीशन होल्ड कर सकता है एक रीडिंग दिखाते हैं आपको देखो रीडिंग देखो क्या बोलता है Section 203 of the Companies Act provides that whole-time key managerial person shall not hold office in more than one company
एक्सेप्ट इज सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम। मतलब अगर सब्सिडरी है तो एक से ज्यादा हो सकती है। मतलब अगर मैं होल टाइम डायरेक्टर हूं रिलायंस का और सब्सिडरी है, ठीक है, तो मैं होल टाइम डायरेक्टर अगर रिलायंस टेक्सटाइल का हूं तो उसकी जितनी भी सब्सिडरी है उन सब में मैं होल्ड कर सकता हूं, लेकिन सब्सिडरी के अलावा सिर्फ एक ही में कर सकता हूं। मतलब कहने का यह है लॉजिक कि यहां पर अगर रिलायंस टेक्सटाइल है और मैं इनका होल टाइम डायरेक्टर हूं, ठीक है, तो रिलायंस टेक्सटाइल के अंदर जितनी भी सब्सिडरी हैं S1, S2, S3, मैं इन सब में डायरेक्टर बन सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां चाहूं वहां बन सकता हूं। लेकिन इनके अलावा मैं सिर्फ एक ही और कंपनी में जा सकता हूं। लेट्स से मैं साथ में टाटा मोटर्स में करना चाहता हूं, बस। इसके अलावा जो सेकंड वाली होगी उसके लिए एलिजिबल नहीं। मतलब मेन कंपनी में अगर हूं तो एक में से ज्यादा में हो सकता है। अब यहां पे कानून कौन सा वाला लगेगा? कानून जनरल क्लॉजेस का लगेगा, सेक्शन नंबर 13। ये पहले भी करा चुका हूं, याद करना, लास्ट दिन भी। सिंगुलर जब भी बात होती है तो उसमें प्लूरल, सिंगुलर में प्लूरल ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो जैसे यहां पर बोला ना डेफिनेशन में कि इट्स सब्सिडरी एट द सेम टाइम, तो सब्सिडरी मीन्स सब्सिडरीज एज वेल। तो अगर मिस्टर अविनाश जो होल टाइम डायरेक्टर है मून फार्मा में, अगर वो XYZ तीनों में भी होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहे तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मिस्टर अविनाश कैन होल्ड ऑफिस एज होल टाइम डायरेक्टर ऑल्सो इन एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। वैसे तो उसने जेड के बारे में बात नहीं की, अगर जेड में करना चाहता तो वो भी कर लेता, बिकॉज सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। बोलो अनुष्का अग्रवाल, इज इट क्लियर बेटा? अनुष्का बेचारी 2 दिन से खाना नहीं खाई थी। इस सर आएंगे, मेरे कनर अर्जुन आएंगे, सर आएंगे, और ये वाला बताएंगे। 2 दिन से बेचारी खाना नहीं खाई थी। गुड फेथ वाला तो होमवर्क दिया था। आओ सर 43 पर आओ, ठीक है, 43 पर आओ। किरण एंड नमन had a long dispute regarding ownership of land for which the legal suit, अच्छा 50 भी है। आइए 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 आइए, मैं मेहनत नहीं करूंगी। 50 ऐसा लपड़ मारूंगा ना कान में, बहरी हो जाओगी एक तरफ से। होमवर्क था वो, उससे सेम मिलता जुलता क्वेश्चन 4 बार करवा चुका हूं। 50, आइए अब 38 से। अरे कुछ नहीं करती है ये, खाली घर में बैठे बैठे टाइम पास करती है। बोला ना कुछ नहीं करती है घर में। ये अर्पिता कुमारी, एक तो हमको एक चीज समझ में आ गया, जिनका भी नाम ए से शुरू होता है, ए फॉर नाम, ए फॉर आलसी। लॉ के लिए जब कल नहाने जाएंगे तब लॉ के बारे में सोचेंगे। हाँ, क्योंकि उसमें सिर्फ लॉस के लिए है तो इन्वेस्टिगेशन है, वरना ये ऑडिट हो जाता। आइए, गिवन द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एज पर द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897,
दो चीज हैं, एक है रूल, एक है ओथ, एक है पर्सन। बोला तीनों बताने के लिए, सिंपल है। ठीक है। रूल का मतलब वो चीज होती है, ठीक है, जो इनैक्टमेंट में लिखी होती है। ठीक है। ओथ वो चीज होती है जो एक एडी होती है, याद है, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन विच इज गिवन इन फ्रंट ऑफ अ कंपिटेंट कोर्ट। ठीक है। बट इट डज नॉट इंक्लूड स्वेरिंग। ठीक है। पर्सन क्या होता है? पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी। ठीक है। एनी कंपनी, फर्म, एलएलपी, एचयूएफ, बॉडी कॉर्पोरेट, आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और उसके बाद लटर पटर सारी चीजें वो पर्सन में आती हैं। ये करना है। ये करना है। मैं तो बोल रहा कमिंग वीकेंड में ही कर लेते हैं, संडे है तो। संडे तक, संडे तक आई गेस सबके सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ये करना है, नहीं फालतू क्वेश्चन है। इसको आप कर सकते हो प्रैक्टिस। अभी इस टाइप के इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता जनरली, बहुत पुराना क्वेश्चन है 2021 का, पर ठीक है, आता है तो ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। ये मैंने क्लास में भी बोला है। मान लो कि अनुष्का अग्रवाल के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकला है, जिसमें अनुष्का अग्रवाल को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एक पर्टिकुलर डे पर। लेकिन उस दिन क्या हो जाता है? उस दिन कोर्ट में, मतलब कोर्ट बंद है ड्यू टू लॉकडाउन, मतलब कोविड-19 का लॉकडाउन। ऐसे लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से किताब बुक बंद है। ठीक है। वो बंद है। तो अब बात ऐसी है, अगर वही लास्ट डेट था तो क्या दीदी को एक्सटेंशन मिलेगा एक दिन और का, या उसी दिन मिल जाएगा? तो द आंसर इज नेक्स्ट वर्किंग डे पर चला जाएगा। ये सेक्शन 10 में आता है, ये सेक्शन 10 में। ठीक है। सेक्शन 10 में देखते हैं। अजीत वॉज सपोज टू सबमिट एन अपील टू द हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता ऑन 30 मार्च, which was the last day on which such appeal could be submitted. ठीक है। Unfortunately, on that day, High Court was closed due to total lockdown all over India. भाई साहब, all over India. ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ठीक है। ऑल ओवर इंडिया ये बंद था। बेटा आप वो जो समार्ट का जो वेबसाइट है ना, उसको खोल के चेक कर लो। वहाँ पे जिस कॉलेज के लिए जो एलिजिबल है आपको वहीं पर दिख जाएगा सब्जेक्ट्स। दैट वुड बी मोर बेटर फॉर यू। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, एग्जामिन द रेमेडी अवेलेबल टू अजीत अंडर द प्रोविजंस ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। ठीक है सर। नेक्स्ट वर्किंग डे पर चले जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम था सेक्शन नंबर 10। लिख के बताते हैं, आ जाइए सर। ठीक है। अरे क्या हो जा रहा है? लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव इंडिया। और ये लोग जो, तो लोग बार बार अनुष्का का मजाक उड़ा रहे हो ना, मत उड़ाओ, पहले बता दिए। गलत चीज है ये, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अनुष्का हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। कोई कुछ बोले तुम हमको मत बोल, मतलब हमको बोलना। चलो आओ। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 37। अबे आ जाओ यार। क्वेश्चन 37। बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट, द ओनली करियर ऑप्शन इन दिस कैटेगरी दैट आई नो is you can come into teaching etc. Baki I would have to look into this. I am a little less involved in career options related to humanities, more of a commerce kind of a guy.
कोई अनुष्का को कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। प्रोविजन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 of General Clauses Act, Section 10 of General Clauses Act 1897, where any legislation or enactment is related to, okay, according to section 10 of the General Clauses Act 1897, where any legislation or enactment is related to computation of time which requires a court proceeding to be held on a particular date, and the courts are unserviceable on such date, the proceeding shall be shifted to the next वर्किंग डे। ये हो गया सर प्रोविजन। अब सीधे कानून लिखते हैं। कंक्लूजन ही कंक्लूजन है, सलूशन कुछ पता नहीं, कंक्लूजन ही कंक्लूजन है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे सर? यहां पर अजीत वाज सपोज टू बी हाई कोर्ट 30th मार्च लास्ट डे, ओके। अजीत अगर कर shall be awarded proceedings on to the next working day. Ajit shall be awarded proceedings on to the next working day, that is 31st March that is 31st March. Ajit shall be awarded proceedings on to the next working day, that is 31st March, as the courts are unavailable due to COVID. अरे 30 मार्च है तो 31 हुआ ना। नेक्स्ट कॉलोनी भी अपने में ही खोई हुई है। 30 है तो अगला 31 ही होगा ना दीदी। कहां से सोचती हो ये सब? कहां से दिमाग में आता है ये? चलो नेक्स्ट।
देयर आर टू वेज टू रीच सिटी ए फ्रॉम सिटी बी। सिटी ए तक पहुंचने के लिए दो वे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 100 किलोमीटर्स एंड बाय वाटर वेज इज 80 किलोमीटर्स। हाउ इज द डिस्टेंस मेजर्ड इन पर्पस ऑफ, मतलब सर वो सब मेरे को ये दो के पानी वो सब बेकार चीज है। डिस्टेंस जो मेजर होगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में होगा, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इट विल बी डन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो दो सिटीज में रोडवे में 100 किलोमीटर है, वाटर में 80 किलोमीटर है, वो सब नहीं देखा जाएगा। ठीक है, वो सब में नहीं देखा जाएगा। ठीक है, वो सब में नहीं देखा जाएगा। ठीक है, इट विल बी मेजर्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट प्लेन पर। ये सब आगे पीछे ये सब फालतू चीजें नहीं देखी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। मिसेस के वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप टू परचेज डायमंड ऑर्नामेंट। रईस है। द ओनर ऑफ द ज्वेलरी शॉप आर नोटोरियस एंड इंडल्जिंग इन स्मगलिंग एक्टिविटी। कैसी दुकान है भाई, ये दुकान है, दुकान के अंदर ही स्मगलिंग करेंगे। राकेश सर चला रहे हैं क्या? भाई के है कालरा, समझ गए। मिसिस के परचेज डायमंड ऑर्नामेंट्स ऑनेस्टली विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरी। वॉज द परचेज मेड इन गुड फेथ? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यहां पर एक वर्ड लिखा है, एक वर्ड, जिसकी वजह से बेचारी हार गई। एक वर्ड लिखा है, जो ये लिखा है ना, विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरी, बेचारी इसी में हार गई। ठीक है, पोता केस है तो किशन सर हम बदतमीज है, बेचारी इसी में हार गई। उसने खुद में प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की थी ना, और क्योंकि उसने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की थी, बेचारी गुड फेथ में नहीं जा सकती। बेचारी गुड फेथ में नहीं जा सकती क्योंकि उसने, हमारी लल्लन ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की थी। बेचारी गुड फेथ में नहीं जा सकती। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, छोटू सा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर बता दिया, खाली फ्रेम करके लिखना। अच्छा, एफिडेविट का क्या मतलब होता है? ये पहले इस चैप्टर से ये सब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन वही चीज है, एफिडेविट में और ओथ में डिफरेंस खाली इतना याद रखना। एफिडेविट भी एक अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन अफर्मेशन ऑफ डिक्लेरेशन इन केस ऑफ अ पर्सन बाय लॉ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, और याद रखना इसमें स्वेरिंग इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि स्वेरिंग आप पर्सनल वे में करते हो, एफिडेविट एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ओथ एक ओरल है। ठीक है, एफिडेविट एक रिटन डॉक्यूमेंट है और दोनों कोर्ट के सामने होता है, और दोनों में ही स्वेरिंग इंक्लूड नहीं होती है। साथ में बलून उड़ते हुए दिखेंगे आपको, ये वीएफएक्स यूज किया है हमने, आप देख रहे हो। सब बड़े बड़े क्लासों में हो पाता है वीएफएक्स वगैरह, वरना तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में भी मत ही करो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए वीएफएक्स देख रहे हो, ये सब वीएफएक्स भाई तुम लोग कर थोड़ी ना पाओगे, सब बाहर का है। अच्छा, अब मेरे को बताओ तो सामने से कौन सा क्वेश्चन लास्ट किया था हम लोगों ने? बहुत देर से पीछे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। सामने से कौन सा क्वेश्चन लास्ट किया था हम लोगों ने? थोड़ा बताओगे मुंह खोल के अपना? सामने से कौन सा लास्ट किया था? तुम ही लोग बता दो, फिर हम कोई सिलेक्ट करेंगे, बेचारी दीदी दुखी हो जाएगी। 21 लास्ट था ना?
आ जाओ सर। तो 22 से करते हैं। Examine the validity of the following statement in reference to General Clauses Act. Board of Directors of Sabarwal Constructions Private Limited authorized by passing a resolution in the board meeting Mr. Muneem to appoint 5 employees for the accounts department of the company. Mr. Muneem appointed 5 employees including Mr. Rupal, who was the relative of one of the directors of the company. After 1 month, Mr. Muneem observed that Mr. Rupal was not performing his duties honestly. Mr. Muneem issued the order of dismissal of Mr. Rupal with proper reasons. Mr. Rupal filed a petition in the court that his dismissal order is not valid as the board of directors had authorized Mr. Muneem only for appointment. बकवास कर रहा है बैठे बैठे। ये सेम क्वेश्चन अभी लास्ट दिन वाली क्लास में किया था, सेक्शन नंबर 16 है ये। प्रोविजन क्या है? जब किसी के पास आपको पावर होती है अपॉइंट करने की, दे ऑल्सो हैव द पावर टू सस्पेंड और डिसमिस और अपॉइंट एनी अदर पर्सन इन प्लेस ऑफ यू। ये याद है? तो ये जो सबरवाल वाली दीदी बोल रही है ये बेकार की चीज है। ये आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हो, बट इसके जैसा सेम क्वेश्चन, अब यही मैं बोल रहा हूं। अब बच्चा बोलता है लास्ट मोमेंट में हम पूरा क्वेश्चन बैंक तो कर नहीं पाएंगे। अरे तो वो ठीक है, तो पूरा करने भी कौन बोल रहा है आपको? कुछ क्वेश्चन तो एक ही जैसे हैं ना, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर एक जैसा क्वेश्चन एक बार कर लिया, एक और बार कर लिया, अगर वो तीसरी बार आ रहा है तो तीसरी बार मत करो, खाली नीचे सोल्यूशन दिया है उसको रीड कर लो। सर ऐसा नहीं है कि अगर आप रिमेनिंग 40 दिन जो बाकी हैं मेक एग्जाम के लिए, 30-40 दिन, अगर आप सोचोगे कि मैं करना चाहता हूं तो होगा नहीं, हो जाएगा। वो आलस है, उसको आलस बोलते हैं और कुछ नहीं। करना चाहोगे तो आराम से हो जाएगा, करना ही नहीं है वो दिक्कत है। किसने बोला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो वो करना नहीं है, बस बात ये है। What is the meaning of the following as per the provisions of the General Clauses Act? Movable property. Movable property means any property which is not an immovable property. Any property except an immovable property is a movable property. जैसे कि debt, share, electricity. Person. Person means any person including any company, association, body of individual, ठीक है, whether registered or not. अभी पीछे भी सेम क्वेश्चन किया था आपने, अगर एक बार कर लिया दोबारा करने की दरकार नहीं, पर नहीं बाबा करेंगे। मिस्टर श्रीधर has issued a promissory note of 1000 to Mr. Mohan on 17 May, payable 3 months after date. तो 3 months गिनना कहां से शुरू करेंगे? सीधा ऐसी बात करो ना, 17 मई का है तो 18 मई से गिनना शुरू करेंगे, 3 months, ठीक है। 18 मई से 3 मंथ गिनना शुरू करेंगे, तो 18 मई से मई जून, 18 जून, 18 जुलाई, 18 अगस्त। After that, a sudden holiday was declared on 20 August due to Muharram. मुहर्रम में sudden holiday कैसे हो सकता है? As per the provisions of General Clauses Act, what would be the date of presentment of promissory note for payment? Whether it should be 19th August or 21st of August? बोलो सर, 19 होना चाहिए या 21st होना चाहिए? देखो 3 महीने हैं, तो 3 महीने खत्म कब होंगे? ठीक है, 18 मई से 18 जून, जुलाई, अगस्त। तो अगर हमने 17 मई नहीं लिया तो 17 अगस्त को, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, है ना। 17 अगस्त को बिल में मिलते हैं 3 दिन ग्रेस के, तो 17 + 3 हो गया 20, ठीक है। अब मुहर्रम कौन सी तारीख को है? मुहर्रम 20 तारीख को है, ठीक है, तो वो एक दिन और मिल जाएगा आपको ऐड होके, तो ये चला जाएगा 21 अगस्त। कैलकुलेशन नहीं समझ में आई? फिर से समझाता हूं आस्ते आस्ते, सुनना। 17 मई का है, आप 18 तारीख से गिनना शुरू करेंगे, 18 मई से 18 जून, 18 जुलाई, 18 अगस्त तो लास्ट डेट होगा, तो 17 अगस्त तक ये हो जाना चाहिए। 17 + 3 दिन होगा 20 अगस्त,
ठीक है, लेकिन 20 अगस्त को है मुहर्रम, तो एक दिन और ऐड हो जाएगा, 21 अगस्त आपकी प्रेजेंटमेंट की डेट होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। बिल में बेटा 3 दिन का ग्रेस मिलता है, चेक में नहीं मिलता, बिल और प्रॉमिसरी नोट में मिलता है। बोलो, क्लियर है? अगर लगे कि सर एक बार फिर से बताइए, मैं 4 बार फिर से बताऊंगा, बस बोल देना। ठीक है। अच्छा सर, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर पहला क्वेश्चन था, याद है? ये जो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के थे, कहां गया वो क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर के थे? कहां गया भाई? सबसे पहला वाला क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर था, याद है? व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर? क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखो उसी चीज को कैसा घुमाया गया है, देखो वही सेम क्वेश्चन को जब वापस पेपर में छेड़ा गया तो कैसे घुमाया गया, देखो। December 21. A confusion regarding the meaning of financial year arose among the financial executive and the accountant of a company. निकाल दो इसको कंपनी से। Both were having different arguments regarding the meaning of financial year and calendar year. What is the correct meaning of financial year under the provisions of the General Clauses Act? How is it different from the calendar year? ठीक है सर, financial year is a period of 12 months which starts on April of the current year and ends on the March 31st of the next year. Calendar year is a year which starts from the 1st of January of this year and it ends on the 31st of December of the same year. ठीक है। और Mr. Apar and Mr. New, both uprising chartered accountants, have met in a conference for CA students. Both are having an argument about the meaning of financial year. They have approached you as the senior in the profession to guide them about the meaning of financial year as per the provisions of the General Clauses Act 1872. Also brief them about the difference between calendar year and financial year. सेम ही क्वेश्चन है, आंसर देखो सेम ही आंसर है जो हमने पीछे बोला था। सर एक ही चीज को या तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या 3 सेंटेंस ऐड करके उसको केस स्टडी का फील भी दे सकते हैं, लेकिन कानून वही रहेगा। कानून वही रहेगा। अब ये भी क्वेश्चन देखो पीछे हो चुका था, 3 बार हो चुका है ना ये, तो मैंने पहले दोनों बार लिखाया, तीसरी बार आया मैं टिक करके छोड़ दूंगा। हेलो बेटा वैदही, बोलिए। येलो एंड पिंक है। अब देखो फिर सेम क्वेश्चन आया, देखो फिर सेम क्वेश्चन आया, तो आपको हर बार थोड़ी ना लिखना है उसको बैठ के, रिक्वायरमेंट ही नहीं है हर बार लिखने की। हर बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। इनकम टैक्स का टीचर में ये अकाउंट्स का टीचर बताएगा। कुछ काम ना दूसरे पे भी छोड़ देना चाहिए, वरना फिर लॉ, टैक्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम सब मेरे को ही पढ़ाना पड़ेगा। मेरा पढ़ाना बस इतना है, अगर हम एलएलपी हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मर्जर, एमालगमेशन, अब्सॉर्प्शन, एक्विजिशन, नाचना, सब। ठीक है, चल सब चीज हम ही बताएं। Which was announced to be a holiday subsequently by the government. What will be the computation of time of hearing in this case under the General Clauses Act? Very good बेटा, very good. क्या होगा सर? जिस दिन हियरिंग हुई है उस दिन हॉलीडे हो गया तो अगला दिन चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे, तो ये 29 अप्रैल है तो 30 अप्रैल में चले जाएंगे सेक्शन 10। उन्हें भी परेशान करो बेटा थोड़ा।
ठीक है, उनका भी तो हक है ना, उनको भी थोड़ा परेशान करो। आइए, ये मेरी ही जान काहे खानी है, कि भी खाओ, चलो। इतना प्यार मत करो, इतना प्यार हम हजम नहीं कर पाएंगे ना, ये बात है। द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स दैट द ग्रेच्युटी पेड बाय द गवर्नमेंट टू इज एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर टैक्स। ऐसा कब हुआ? नहीं तो अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द टर्म गवर्नमेंट and clarify whether the exemption from gratuity income will be available to the state government employee. नोट्स वापस रिवाइज करो, और जो मेरा एग्जाम वो जो स्ट्रैटेजी है ना जिसमें कैसे रिवीजन करना है वो फॉलो करो। अब वो क्यों लग रहा है पता है, भूल जाएगा। अब जो जो बच्चा लॉ पढ़ते समय एब्जॉर्प्शन, अमेलगमेशन, मर्जर इसके बारे में सोच रहा है, तो इससे समझ में क्या आ रहा है पता है, तुम खाना खा रहे हो पनीर, ठीक है, और ये सोच रहे हो बैठ के कि गाय ने क्या खा के दूध दिया होगा, तो कैसे समझ में आएगा कि पनीर कैसे बनता है? इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। आइए, you are required to explain the scope of the term government and clarify whether the exemption from gratuity income will be available to state government employees. Give your answer. ये क्वेश्चन मैं करूंगा, हालांकि आंसर तो मैं एक शब्द में बता दूंगा। जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ है, अगर अनटिल एंड अनलेस उसमें अलग से एग्जेम्पशन नहीं दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स स्टेट गवर्नमेंट अनटिल अनलेस उसमें कुछ अलग से नहीं दिया हुआ, ठीक है। आना सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27 है ना? 27, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। प्रोविजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑल द बेस्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 323 of the General Clauses Act, (1897), according to the General Clauses Act 1897, government shall include both central and state government, shall include central and state government, central and state government, unless a different intention। तो अभी मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूँ मई और सितंबर की, तो कर क्यों नहीं रहा है, और यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहा है मेरे साथ व्हाट्सएप में। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, unless a different intention appears under such act। अब से एक रूल बना के रखेंगे, लाइव क्लास के बीच में अगर हमको सेम बैच का या सेम ईयर का कोई स्टूडेंट मैसेज किया, उसको सीधा ब्लॉक कर देंगे।
एकदम ये रूल अब स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुनाइट। ये एडवर्टीजमेंट बहुत आ रहा है। आई तो इसमें गवर्नमेंट के बारे में पूछा, इनकम मिले, हाँ। सो देयरफॉर द gratuity act shall also extend its benefit of exemption to the central government. Benefit of exemption to the central government. Therefore, the Gratuity Act shall also extend its benefit of exemption to the central government and state government employees. And the state government employees. अरे पता नहीं क्या हो गया यार, मोनेटाइजेशन ऑफ रहता है तभी भी ऐड आता रहता है। ऐड को पता नहीं क्यों हर जगह घुसना है। Also, Mr. Ram, an advocate has fraudulently deceived his client Mr. Sham, who was taking expert advice on taxation matters. Now, Ram is liable to a fine for acting fraudulently. ठीक है, बोथ अंडर द एडवोकेट एक्ट। नहीं, अरे यार ये तो वही है। अगर आपके ऊपर एक ऑफेंस में, अगर आपके ऊपर एक तरह के जुर्म के लिए दो एक्ट में पनिशमेंट हो तो आपको दोनों एक्ट में पनिश नहीं किया जाएगा। फॉर द सेम ऑफेंस यू कैनॉट बी पनिश्ड ट्वाइस। ठीक है, आपको एक ही बार एक ऑफेंस के लिए पनिश किया जा सकता है, एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिश बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक ही ऑफेंस के लिए दो बार बिल्कुल पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, यू कैन बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस ओनली वंस, नॉट फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। वो नहीं कर सकते। वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस under two or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted under any one enactment only. दो में सेम चीज नहीं पनिश हो सकती, तो पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, मिस्टर व्यास इज द ओनर ऑफ हाउस 20 इन गीता कॉलोनी। ये तो दिल्ली में है ना। He has rented 2 rooms in this house to Mr. Iyer. The income tax authority has served a show cause notice to Vyas. The said notice was received by Iyer and returned, अरे यार ये वही चीज है, and returned the endorsement of refusal. Whether the notice was rightfully served? Yes. क्योंकि वो जो उसका एड्रेस था वहां पर वो प्रॉपरली एड्रेस थी, प्रीपेड थी और वो पोस्टेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट थी, तो उस केस में वो सही से वहां पहुंच गई है। ठीक है, तो वो सही से वहां पहुंच गई है। मैटर क्लोज, ये भी डन है। अरे एक ही तरह के क्वेश्चन है यार, बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, हाँ तो अरे तो ऐसा थोड़ी ना है कि हर अटेम्प्ट में नया क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के आया था। क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं तो इसीलिए सीना ठोक के बोलता हूं फाउंडेशन इंटरमीडिएट दोनों पर, चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटरमीडिएट, अगर किसी ने मेरा क्वेश्चन बैंक 2 बार देख लिया, ठीक है, उसका पूरा मैटर निपट गया, पूरा का पूरा। अगर उसने क्वेश्चन बैंक 2 बार देख लिया तो उसका पूरा मैटर निपट गया। आइए, आयुष एंड विपुल आर गुड फ्रेंड्स एंड आर परस्यूइंग द सीए कोर्स। While doing group studies for the paper of corporate and other laws, they are confused about the provisions of Section 3 of the Companies Act. Section 3 provides a company may be formed for any lawful purpose by dash dash dash. Both Ayush and Vipul are difficulty about the meaning of may. Mandatory है या directory? बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर it is mandatory in nature. That a company shall be formed for lawful purpose only. यहां पर मे का मैंडेटरी फोर्स है, डायरेक्टरी नहीं।
ठीक है, नॉर्मली मे का मतलब डायरेक्टरी, मैंडेटरी नहीं, डायरेक्टरी होता है, बट दिस केस में इट इज मैंडेटरी दैट अ कंपनी विल नेवर बी अलाउड टू बी फॉर्म्ड फॉर अनलॉफुल पर्पस। एक ही क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहा है, सर दर्द जैसा। आओ, अरे यार, अब हमारे पास कौन कौन से हैं? 31 है, 32 है और 33 है। 31, 32, 33 है ना, बस चलो ठीक है, वेरी गुड। आओ सर। Section 218 of the Income Tax Act provides that a company is said to be a company in which the public are substantially interested. If it is a company which is registered under the Section 25 of the Companies Act, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा एक चीज सुनो, ये जो सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट दिया है ना, पुराने कंपनीज एक्ट में, ठीक है, जो सेक्शन 25 हुआ करता था वो कंपनीज एक्ट 1956 में, जो पुराना कंपनीज एक्ट हुआ करता था, उसमें सेक्शन 25 कंपनीज होती थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 हो गई है। आफ्टर द एडवेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस हैव नॉट बीन मेड इन सेक्शन 218 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, अच्छा, मतलब कहने का मतलब क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में आज भी सेक्शन 25 का रेफरेंस 1956 के हिसाब से दिया गया, उसमें नया वाला सेक्शन 8 कंपनी की बात नहीं की गई है। लॉजिक ये है, जो सेक्शन 25 कंपनी पुराने एक्ट की थी वो एनपीओ थी, और नए एक्ट में वो सेक्शन 8 है। मैं समझाता हूं, जरा सा समझाता। जैसे हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है ना 1961, अब इस इनकम टैक्स एक्ट में जहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस देना है, वहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, उसमें कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया हुआ है, 2013 का नहीं दिया हुआ है, 1956 का दिया हुआ है रेफरेंस, ठीक है। और इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक दूसरी कहानी ये है, इसी से रिलेटेड एक दूसरी कहानी ये है कि आज कंपनीज एक्ट 1956 तो रहा नहीं, ये वाला चेंज होके जो इसमें एनपीओ है वो सेक्शन 8 बन गया है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो ये है कि अभी भी जहां पर रेफरेंस सेक्शन 25 का दिया है, क्या वहां पर हम लोग 8 का रेफरेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये सवाल है। हाउ विल द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 218 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विल बी कंसिडर्ड, और ये रेफरेंस 218 में दिया हुआ है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो रेफरेंस ऐसे मानेंगे कि जहां पर भी 218 में सेक्शन 25 कंपनी दिया है, उसको हम लोग ऐसे रेफर करेंगे दैट इट इज रेफरिंग टू सेक्शन नंबर 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और इनफैक्ट मैं बताऊं, जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी यही लिखा है कि अगर एक इनैक्टमेंट है जिसको रिपील कर दिया गया है, ठीक है, और उसकी जगह एक नया इनैक्टमेंट लाया गया है, अनटिल एंड अनलेस रेफरेंस कुछ अलग दिखाने का ना किया हो, ठीक है, आप लेटर एक्ट के रेफरेंस में से प्रीवियस एक्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। आना सर, इसको लिखते हैं सेक्शन 31, क्वेश्चन 31, सॉरी सेक्शन बोल रहा हूं, प्रोविजन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 of General Clauses Act, wherever a reference is made under the new enactment,
related to any provision which was repealed under the old enactment, the reference shall be drawn. The reference shall be drawn in the same manner for the relevant provision unless such interpretation is irrelevant. Unless such interpretation is irrelevant. तो हाँ, इसमें वो सेम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते, न्यू को ही मानेंगे। अरे दोनों एक ही चीज के बारे में बोल रहे हैं ना। अच्छा, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 इफेक्ट्स बाय रिपील ऑफ एन एग्जिस्टिंग एक्ट बाय सेंट्रल लेजिस्लेशन अंडर सेक्शन 6। सर, एक बार रिपील हुआ तो वो कोई भी पुरानी जजमेंट को रिवाइव नहीं करेगा। जिस दिन से रिपील हुआ वो कोई भी रिलीफ या कोई भी पनिशमेंट जो पुराने एक्ट में दी गई है उसको कैंसिल आउट नहीं करेगा। एक बार वो रिपील हुआ तो कोई भी दूसरी इंक्वायरी, लिटिगेशन, रेमेडी जो इस कानून के अंदर दी गई है वो इसको रिवाइव या रीओपन नहीं करेगा। ठीक है, रिवाइव या रीओपन नहीं करेगा। और अगर एक इनैक्टमेंट रिपील हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस, तो फिर उस केस को आगे नए इनैक्टमेंट के हिसाब से ले जाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, लेकिन पुराने टाइम में काफी फेमस क्वेश्चन था ये। इसको होमवर्क में कर लो एक बार के लिए। ठीक है, कितनी बार आया? 3 बार आया। पुराना है, हर 4 साल में आता है, देख लो। क्या पता इस बार भी लकी टाइम हो तुम्हारा। सलोनी, तुम तो कर ही लो बेटा, एक अटेम्प्ट दे रही हो तुम साल भर में, तुम तो करो ही। अच्छा सर, ये एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजंस, एक बाय लॉ या बिल कैसे बनता है अंडर सेक्शन। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन लिख डालो, काम खत्म हो जाएगा। सेक्शन 23 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये सारे क्वेश्चन लिख डालो। सारे क्वेश्चन तो लिखा है बेटा, दूर से देख के खाली सोचती रहोगी ना कि लिखने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, जब तक औजार हाथ में नहीं उठाओगी ना तब तक होगा नहीं। पेन को देख के सोचती रहोगी कि लिखने में दिक्कत है तो पेन खुद को कभी नहीं लिखेगा। अच्छा, इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सब कोई भी बाय लॉ बनता कैसे, इसके स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले जो मिनिस्ट्री है वो एक बाय लॉ का ड्राफ्ट पब्लिश करती है। ठीक है, वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन पब्लिक में दिया जाता है। ठीक है, उसकी नोटिस दी जाती है, डेट बताई जाती है जिस दिन तक सजेशंस लिए जाएंगे। फिर जब सजेशंस आते हैं उन सजेशंस को कंसीडर किया जाता है। बायलॉज में जो रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं उनको चेंज किया जाता है। उसके बाद उनको पास करके ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई कर दिया जाता है और इस तरीके से बायलॉ पब्लिश की जाती है। तो टोटल में 5 स्टेप है। सबसे पहले एक पब्लिश ड्राफ्ट होता है, उस ड्राफ्ट पब्लिश के बारे में पेपर में नोटिस आती है। नोटिस के बाद लोग अपने सजेशन देते हैं, सजेशन को कंसिडर करके ड्राफ्ट को ऑल्टर किया जाता है और फिर फाइनल कानून बन के ऑफिशियल गजेट में आ जाता है। अरे कर दे रहे हैं 42 और 43 भी कर दे रहे हैं। आलसी औरत, रुक जा। ये अटेम्प्ट करती है, उसमें भी 4 ठो। क्या है इसमें 42 में? अब तुम ये क्वेश्चन हमको 5 बार लिख के लाके दोगी, वरना तुमको हर ग्रुप से हटा के तुमको ब्लॉक कर देंगे। अभी ये क्वेश्चन पीछे किया है। नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर किसी पर एक ही कानून में 2 बार, तुमको तो सब आता है दीदी, तुमको तो सब फाउंडेशन में भी आता था, तुम्हारा खाली नंबर ना आए फिर तुम देखो, ग्वालियर से मारते मारते ग्वालियर तक लेके जाएंगे तुमको। तुम देखो, खाली तुम्हारा नंबर ना आए खाली इंटर में, फिर तुम देखो।
एक बार तो तुम बच गई, ये बार अगर तुम 60 नहीं क्रॉस की तो 60 बार मार खाओगी तुम हमसे। सर जो अभी पीछे किया था कि किसी भी एक चीज के लिए आपको एक कानून में एक ही बार पनिश किया जा सकता है, यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस अंडर टू डिफरेंट लेजिस्लेशन, यही पीछे आपने अभी किया था। तुम खाली तुम्हारा नंबर ना आए फिर तुम देखो कैसा तुम मार खाओगी। तुम इस बार पेपर बहुत सोच समझ के देना। अब देखो इसको हम क्यों बोलते हैं, ठीक है, देखो इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये पढ़ती वढ़ती सब है, लेकिन इतनी बोलते ना एक हबक्का बच्चा होता है, हबक्का दिमाग ऐसा है, उसको पता भी नहीं होता उसके साथ हो क्या रहा है। देखो अभी बोली 43 बाकी है, अभी यही क्वेश्चन पीछे की है, देखो अभी ऐसे ही पढ़ेंगे, देखो याद आ जाएगा। किरण और नमन का एक लॉन्ग डिस्प्यूट चल रहा है ओनरशिप ऑफ लैंड का, कोर्ट की हियरिंग 29 तारीख की है, उस दिन एक हॉलीडे है, तो गवर्नमेंट कौन सी डेट में जाएगा, देखा अभी पीछे की है। तुम बेटा बहुत डर डर के पेपर देना और बहुत अच्छे से देना तुम पेपर, हम तुमको बता रहे हैं। हम उस दिन रिजल्ट के दिन किसी से किसी का रिजल्ट नहीं पूछेंगे, हम सीधा तुमको कॉल करेंगे। और अगर तुम्हारा 60 नहीं आया लॉ में तो पहली टिकट हम ग्वालियर की करा के तुमको पीटने आएंगे, पहली टिकट पहले बता दिया तुमको। इनकम टैक्स provides that gratuity paid by the government to its employees is fully exempt from tax. ठीक है, you are required to explain the scope of the term government and clarify whether the exemption from gratuity income will be available to the state government employees. Give your answer in accordance to the provisions of the General Clauses Act. ठीक है, अभी पीछे किया है सेम क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है। जीसीए डन, फेमा डन, ठीक है। जीसीए और फेमा आपका निपट गया। अब नेक्स्ट क्लास में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट शुरू करेंगे मंडे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा उज्जवल जा, वेरी नाइस, ठीक है। चलो सर, और याद रखना 1 अप्रैल को हमारा वो शुरू है, ठीक है, 1 अप्रैल।